जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से मॉडर्न इंडिया के 10 एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। ये वीडियो हमारा एमसीक्यू सीरीज़ का 5th पार्ट है और मॉडर्न इंडिया का हमारा फर्स्ट पार्ट है। इससे पहले 4 पार्ट्स में हम फर्स्ट 2 पार्ट्स में हमने एंशियंट एंड मिडेवल इंडिया के 20 एमसीक्यू डिस्कस किए थे और थर्ड एंड फोर्थ पार्ट में पॉलिटी के हमने 20 एमसीक्यू डिस्कस किए हैं। शुरू करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू है, Which of the following leaders were associated with the founding of Rehnumai Madhyasan Sabha? S.S. Bengali, Naroji Faruddin, Dadabhai Naroji या फिरोज शाह मेहता। तो select the correct answer using the code given below: 1, 2 and 3, 3 and 4, 1 and 2, 1, 2, 3 and 4. Correct answer would be 1, 2 and 3. तो ये पहले के 3 लोग ही इस सभा से संबंधित हैं, रहनुमाई मजदयासन सभा। अगर हम और कुछ जाने रहनुमाई मजदयासन सभा या रिलीजियस रिफॉर्म एसोसिएशन के बारे में, तो बेसिकली ये मिड 90s में आपकी शुरू की गई थी मुंबई में। पारसी धार्मिक सुधारवादी आंदोलन का एक पार्ट है और जैसा कि हमने डिस्कस किया कि नरोजी फरूदी जी, दादा भाई नरोजी, एस एस बंगाली और अन्य के द्वारा इसे स्थापित किया गया था और फिरोज शाह मेहता इससे संबंधित नहीं है। और इस ऑर्गेनाइजेशन ने एक पत्रिका भी निकाली थी जिसका नाम था रश्त गोफार। और बेसिकली ये ऑर्गेनाइजेशन जैसे मैंने बताया पारसी धार्मिक सुधारों के लिए बनाई गई थी। रूढ़िवादी परंपराओं को में सुधार के लिए बनाई गई थी, जिसमें से एजुकेशन ऑफ गर्ल चाइल्ड बेसिकली, या उनकी बाल विवाह से के में सुधार करना और महिलाओं की सामाजिक परिस्थितियों में सुधार करना, ये सब चीज़ें संबंधित थी। और कुछ ही समय बाद मतलब हम देख सकते हैं कि पारसी जो समाज है बेसिकली मोस्ट वेस्टर्नाइज सेक्शन कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट रिगार्डिंग द ब्रिटिश डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स पॉलिसी? विलय की नीति या हड़प की नीति के बारे में है। फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं। इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज बाय लॉर्ड हेस्टिंग टू एनेक्स द इंडियन प्रिंसली स्टेट। Second statement, it denied the ruler of princely state to right to choose a successor in the absence of natural heir. Third statement, it was used for annexing the kingdom of Awadh. So we have to identify the correct answer. तीनों में से कौन सी करेक्ट है? 1 only, 2 only, 1 and 3 only, 2 and 3 only. तो करेक्ट आंसर वुड बी 2 only, बिकॉज ये लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा नहीं अपनाई गई थी नीति। ये ब्रिटिश डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स पॉलिसी, जिसे हम हड़प की नीति या विलय की नीति भी कहते हैं, तो ये बेसिकली लॉर्ड डलहौजी के द्वारा अपनाई गई थी। और अवध को इसके अंतर्गत नहीं विलय किया गया था। अवध बेसिकली कुशासन के आरोप में ब्रिटिश प्रोविंसेस में ऐड किया गया था। कुछ और जानते हैं। हमारा लॉर्ड हेस्टिंग हमारे अब बेसिकली जो भारत में इन्होंने जो इस नीति को लाने वाले थे, उन्होंने इस नीति के अंदर बेसिकली इस नीति के अंदर क्या था कि अगर किसी राजा का बेसिकली अगर नेचुरल उत्तराधिकारी नहीं है, तो वो पहले क्या परंपरा थी कि पहले किसी दत्तक पुत्र को अपनी संपत्ति या अपना राज्य सौंप सकता था। बट अगर इस नीति में क्या था, तो आप ऐसा नहीं कर सकते थे। अगर आपका कोई नेचुरल उत्तराधिकारी नहीं है तो आपको आपका राज्य ब्रिटिश प्रोविंस में मिला लिया जाएगा। और इस पॉलिसी के अंदर बहुत सारे राज्य मिला लिए गए थे। अगर मैं कुछ राज्यों की बात करूं तो जैसे सतारा सतारा एक राज्य था, उसके बाद जैतपुर, संभलपुर, बघात, उदयपुर, झांसी, नागपुर, ये सब राज्य इस पॉलिसी के अंडर लैप्स किए गए थे। बघात और उदयपुर को बाद में वापस कर दिया गया था। और एक और राज्य था करौली, उसको सीओडी यानी सीओडी ने मना कर दिया था विलय के लिए। और अगर हम बात करें कि अवध के बारे में बात करें, तो अवध से बेसिकली इस नीति के अंतर्गत अवध को नहीं वो मिला पाया था डलहौजी। क्यों? क्योंकि उसके ऑलरेडी बहुत सारे नेचुरल हेयर थे या उत्तराधिकारी थे, एक बात। दूसरा, अवध स्टार्टिंग से ही ब्रिटिश को काफ़ी फेवर करता रहा है। ब्रिटिश की तरफ अगर सबसे वफादार किसी को माना जाता था तो वो बेसिकली अवध रहता था। तो ये भी 2 कारण थे जो बेसिकली उसको फिर
इस नीति के अंतर्गत नहीं लाया जा सकता था। बट फिर डलहौजी ने क्या किया, इस टाइम जिस टाइम अवध को हड़प लिया गया था कुशासन के आरोप में, उस टाइम अवध के नवाब थे वाजिद अली शाह। तो डलहौजी ने बेसिकली क्या किया, अवध को कुशासन के का आरोप लगाकर कि आप अपने राज्य को अच्छे से नहीं संभाल पा रहे हैं, बेसिकली कुशासन के आरोप में फिर अवध को मिलाया गया था 1856 में, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो ये नवाब वाजिद अली शाह थे। और इस समय जब ये अवध को हड़पा हड़पा गया था ब्रिटिशों के द्वारा, तो उस समय जो यहाँ पे ब्रिटिश रेजिडेंट रहा करता था वो ऑटरमन था। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद रेफरेंस टू पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, राजनीतिक संस्थाओं से संबंधित जो बिफोर द बर्थ ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पहले थे, उनके बारे में पूछा गया। फर्स्ट स्टेटमेंट है, लैंड होल्डर सोसाइटी वॉज द फर्स्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्ड अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। दूसरा स्टेटमेंट कहता है, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकाता वॉज फाउंडेड बाय द्वारकानाथ टैगोर with the objective of unifying people on a common political program. So we have to identify the correct one only, two only, both one and two, neither one nor two. The correct answer would be one only. तो आइए इसको थोड़ा डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जैसा आपको बताया 1885 में की गई थी, परंतु उससे पहले भी बहुत सारी राजनीतिक संस्थाएं भारत में बनी थी, जिनमें से लैंड होल्डर सोसाइटी है, इसको हिंदी में अगर बात करें जमींदारी एसोसिएशन कहते हैं, तो 1838 में कलकत्ता में स्थापित की गई थी। इसके संस्थापकों की अगर मैं बात करूं तो राधाकांत देव, द्वारकानाथ टैगोर, प्रसन्ना कुमार टैगोर, राजकमल सेन, भवानी चंद्र मित्रा, ये सब इसके फाउंडर मेंबर थे। बट फिर क्या हुआ, 1851 में क्या हुआ, लैंड होल्डर सोसाइटी और एक थी ब्रिटिश बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इसको दोनों को विलय कर दिया और नई ऑर्गेनाइजेशन हमारे सामने आई, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। और इस ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन के पहले जो कमेटी के पहले प्रेसिडेंट थे वो बने आपके राजा राधाकांत देव, और बेसिकली इसके सेक्रेटरी बने देवेंद्र नाथ टैगोर। ठीक है। उसके बाद द्वारका नाथ टैगोर बेसिकली, जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया, लैंड होल्डर सोसाइटी तो संबंधित थे, बट ये जो आपका इंडियन एसोसिएशन था इससे संबंधित नहीं थे। ठीक है। और इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो एक फिर 1875 में इंडियन शिशिर कुमार घोष के द्वारा इंडियन लीग स्थापित की गई। ठीक है। और फिर 1876 में इस इंडियन लीग को इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता ने टेक ओवर कर लिया था बेसिकली। और ये जो इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता है, ये किसके द्वारा स्थापित की गई थी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा। इनके अलावा अगर मैं आपको कुछ और ऑर्गेनाइजेशन जो इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी में गिवन है उनके बारे में बताना चाहूँ तो 1866 में बेसिकली लंदन में स्थापित की गई थी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। और ये किसके द्वारा स्थापित की गई थी, ये स्थापित की गई थी दादा भाई नौरोजी के द्वारा। उसके अलावा इसके बाद 1866 के बाद 1870 में पूना सार्वजनिक सभा स्थापित की गई थी जस्टिस रानाडे के द्वारा। ठीक है। उसके बाद फिर ये आपकी 1876 वाली इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता आती है, जो सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के बाद। मैं अभी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको बता रहा हूँ। ठीक है। उसके बाद इसके बाद 1884 में मद्रास महाजन सभा स्थापित की गई थी, और उसके संस्थापकों में थे एम.वी. राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम अय्यर और आनंद चार्लू। और बिल्कुल इमीडिएटली इंडियन नेशनल कांग्रेस से पहले जो 1885 में स्थापित की गई थी वो थी बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। तो ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन बेसिकली आपकी फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग और बदरुद्दीन तैयब द्वारा स्थापित की गई थी। तो ये कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स वर रिवाइवलिस्ट इन नेचर, यानी पुनरुत्थानवादी कौन से मूवमेंट थे। 3 मूवमेंट दिए गए हैं, अहमदिया मूवमेंट, देवबंद, अलीगढ़। हमें करेक्ट आइडेंटिफाई करने हैं, 2 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1 and 3 ओनली, 1, 2 and 3। तो करेक्ट आंसर है आपका देवबंद मूवमेंट। तो कुछ इसमें डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखिए 19वीं सदी में भारतीय समाज में बेसिकली धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन का दौर चला था, और इस दौर में हम आंदोलनों को 2 टाइप में डिवाइड करते हैं, एक थे सुधारवादी आंदोलन और एक थे पुनरुत्थान यानी ये रिवाइवलिस्ट मूवमेंट। ठीक है। तो सुधारवादी आंदोलन
का जो बेसिकली मेन एम था उनका था कि जो एग्जिस्टिंग हमारे धार्मिक कर्मकांड हैं या धार्मिक कस्टम्स हैं बेसिकली उनमें इम्प्रूवमेंट लाना, किसके आधार पर, मानवीय तर्क के आधार पर, विज्ञान के आधार पर, ठीक है। तो उनका बेसिकली सुधार करना था। वहीं ये रिवाइवलिस्ट जो थे या पुनरुत्थानवादी थे, ये अपनी जो परंपरागत परंपराएं हैं उन्हीं को ही जारी रखना चाहते थे। तो ये देवबंद जो मूवमेंट है वो पुनरुत्थानवादी था, और अहमदिया और अलीगढ़ मूवमेंट थे ये बेसिकली सुधारवादी थे। अगर हम देवबंद मूवमेंट को थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करें तो इसको बेसिकली मोहम्मद कासिम ननोतवी और राशिद अहमद गंगोई द्वारा सहारनपुर जिले के देवबंद स्थान पर 1866 में स्थापित किया गया था। और इसका मेन था बेसिकली कि जो शिक्षित करना, किसको, मुस्लिम लीडर्स को शिक्षित करना बेसिकली, या मुस्लिम आपके जो कम्युनिटी के जो लीडर्स थे उनको शिक्षित करना, ठीक है। तो और इसके दो ऑब्जेक्टिव थे कि एक तो था इसकी कुरान और हदीस की शिक्षाओं का प्रसार करना, और दूसरा जो विदेशियों के प्रति जिहाद की जो नीति थी उसको कंटिन्यू रखना बेसिकली। और एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट, इसी ऑर्गेनाइजेशन ने देवबंद ऑर्गेनाइजेशन ने बेसिकली 1888 में आपका सैयद अहमद खान, जो बेसिकली मुस्लिम में सुधारवादी आंदोलन के प्रणेता थे, उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन थी यूनाइटेड पैट्रियटिक एसोसिएशन और मोमडन एंग्लो ओरिएंटल एसोसिएशन, इसके खिलाफ फतवा जारी किया था। अगर हम अहमदिया आंदोलन की बात करें तो जैसे मैंने बताया कि ये सुधारवादी आंदोलन है जिसको मिर्ज़ा गुलाम अहमद ऑफ क्वादीन ने 1889 में बेसिकली एस्टैब्लिश किया था। और तीसरा जो अलीगढ़ मूवमेंट था वो सैयद अहमद खान के द्वारा शुरू किया गया था, और ये भी एक सुधारवादी आंदोलन था। तो इसमें बेसिकली वो पश्चिमी शिक्षाओं और कुरान में दी गई शिक्षाओं का विलय करना चाहते थे, सामंजस्य करना चाहते थे, ताकि जो ओवरऑल धार्मिक सुधार है वो किया जा सके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, और उसमें कुछ नाम दिए गए हैं और उनको उनके किन के द्वारा स्थापित किया गया था, फाउंडर के द्वारा, उनके साथ मैच करना है। तो राधाकांत देव, विडो रीमैरिज एसोसिएशन, केशव चंद्र सेन, टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंशन, एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी। तो हमें करेक्टली मैच आइडेंटिफाई करने हैं, 2 ओनली, 1 and 3 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1, 2 and 3। तो करेक्ट आंसर है आपका 2 ओनली, दैट इज केशव चंद्र सेन और टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंशन। तो कुछ और जानकारी इसके बारे में जानते हैं। जो आपका बेसिकली विडो रीमैरिज एसोसिएशन था, विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन, इसको बेसिकली 1861 में विष्णु शास्त्री पंडित और महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा स्थापित किया गया था, इसीलिए आपका ये स्टेटमेंट गलत है। और अगर हम बात करें जो टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंशन की, तो इसको 1869 में केशव चंद्र सेन के द्वारा स्थापित किया गया था। और थियोसॉफिकल सोसाइटी तो भारत में नहीं स्थापित हुई थी, ये बेसिकली अमेरिका में स्थापित की गई थी 1875 में। और ये एक रूसी आध्यात्मिक महिला जिनका नाम था HP ब्लावत्स्की और अमेरिकन कर्नल थे HS ऑलकोट, इनके द्वारा स्थापित किया गया था। फिर बाद में जैसे इसका प्रभाव बढ़ा है तो इंडिया में इसकी एक ब्रांच स्थापित की गई थी जिसको एनी बेसेंट के अंदर 1893 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू नादिर शाह इन्वेजन इन इंडिया। तो नादिर शाह ने जब आक्रमण किया था उसके बारे में क्या स्टेटमेंट गलत है, तो एक एक करके देखते हैं। हिज एंट्री इनटू द नॉर्थ वेस्ट इंडिया वाज मेट बाय स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन बाय द कंबाइंड फोर्सेस ऑफ राजपूत एंड मुगल्स। सेकंड, द एम्पेरर मोहम्मद शाह वाज टेकन प्रिजनर बाय द फोर्सेस ऑफ नादिर शाह। थर्ड स्टेटमेंट, अ लार्ज स्केल massacre of citizens of the imperial capital was ordered by Nadir Shah. The Mughal emperor was compelled to cede to him all the provinces of empire west to the river Indus. तो we have to identify the not correct। तो not correct statement basically A है, क्योंकि इसकी एंड ए में बोला गया है कि इसका विरोध किया गया था राजपूत और मुगल ने के द्वारा, तो ऐसा कुछ नहीं था बेसिकली। थोड़ा इसको डिटेल में हम डिस्कस करते हैं। नादिर शाह के आक्रमण को जो 1939 में भारत में हुआ था, तो बेसिकली क्या हुआ था कि फारस में बेसिकली इनके हालात बहुत ख़राब हो गए थे, इनकी जो धन संपत्ति वो ख़त्म हो गई थी। और फिर अब धन संपत्ति के लिए इनको आर्मी अगर इनको चलानी थी तो धन संपत्ति चाहिए थी। उसी टाइम बेसिकली नादिर शाह को भारत की तरफ पता चलता है कि भारत में अपार धन संपत्ति है, और इसी समय यानी
39 के समय जैसे आपको पता है कि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी, और उसके बाद मुग़ल शासन का पतन होने लगा था, और ये मुग़ल शासन बेसिकली कमज़ोर हो गया था। तो इसी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाते हुए नादिर शाह ने सोचा कि भारत पे आक्रमण किया जाए। ठीक है, तो उसने 1738 में भारतीय टेरिटरी में एंटर करना शुरू किया। ठीक है, और वो बिना किसी रोक टोक के पश्चिम भारत तक आ गया था। मुग़ल शासन को अंदाज़ा भी नहीं हुआ जब तक उसने लाहौर नहीं जीत लिया बेसिकली। ठीक है, और उसने उसने उस टाइम कोई, इसका मेन कारण क्या था कि हमारा उत्तर पश्चिमी भारत में कोई हमने उसकी सुरक्षा के प्रति कोई ध्यान नहीं दिया गया था। ठीक है, अब जब उसने आक्रमण कर दिया और लाहौर को जीत लिया, तब इन लोगों को पता लगा, मुग़ल शासकों को, कि हाँ अब हमें कुछ करना चाहिए। बट क्योंकि इनमें आपसी रंजिशें काफ़ी थी, और तो ये बेसिकली कमांडर कौन बनेगा या उस पे ही ये सहमत नहीं हो पाए। ठीक है, जिससे हमें पुअर लीडरशिप का आभास होता है, और बेसिकली फिर वो आराम से एंटर कर गया। तो फाइनली फिर आगे जब वो बढ़ा तो 13 फरवरी 1739 को करनाल में बेसिकली दोनों सेनाएं आप आमने सामने हुई। इस समय मुग़ल शासक था मोहम्मद शाह। ठीक है, और फिर इसको मोहम्मद शाह को बेचारे को बंदी बना लिया गया इसको। ठीक है, और कहा जाता है कि बेसिकली 70 करोड़ रुपए तक की धन संपत्ति जो है बेसिकली वो लूटी गई थी दिल्ली से। ठीक है, और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो कोहिनूर हीरा है और जो मयूर सिंहासन है जो शाहजहाँ के द्वारा बनाया गया था, तख्ते ताऊस, वो भी नादिर शाह भारत से ले गया था उस टाइम। और फिर इसको अपने बेसिकली मोहम्मद शाह को भारत का उत्तर पश्चिमी जो सिंधु नदी थी हमारी, इंडस रिवर, उसके जो वेस्ट में जितना भी एरिया था वो मोहम्मद शाह को देना पड़ा था। ठीक है, और इसने नादिर शाह ने बेसिकली क्या किया था कि उसके कुछ सैनिकों के मृत्यु का बदला लेने के लिए इसमें पूरा नरसंहार कर दिया था। ठीक है, तो कुछ सैनिकों के बदले इसने बहुत से लोगों को मार दिया था। तो ये था नादिर शाह के आक्रमण के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू ब्रह्मो समाज। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट वाज बेस्ड ऑन द ट्विन पिलर्स ऑफ रीजन एंड द वेदास एंड उपनिषद। सेकंड, इट डिनाइड द नीड फॉर अ priestly class for interpreting religious writing. It actively opposed the caste system and child marriage. तो देखते हैं, we have to identify the correct statement. One only, one and three only, two and three only, one, two and three. So ब्रह्मो समाज के बारे में ये सभी स्टेटमेंट सही हैं। कुछ और जानते हैं ब्रह्मो समाज के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं कि ब्रह्मो समाज की स्थापना राजा राममोहन राय के द्वारा 2828 में ब्रह्म सभा के रूप में की गई थी, तो उसी को लेटर ऑन ब्रह्मो समाज कहा गया। ठीक है, राजा राम मोहन राय बेसिकली भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत थे। ठीक है, इन्होंने बहुत सारे रिलीजियस रिफॉर्म इन्होंने बेसिकली किए थे, जिनमें से ब्रह्मा समाज एक था। और फिर ऑब्वियसली जो रिफॉर्म करता है या धार्मिक सुधार करना चाहता है अपने धर्म में, वो बेसिकली ऑर्थोडॉक्स लोग फिर उसका विरोध करते हैं, उसका बहिष्कार करते हैं। और थोड़ा अजीब बात ये है कि इनकी माता के द्वारा भी इनका बहिष्कार कर दिया गया था, अपनी माता के द्वारा। ठीक है, तो फिर अगर ब्रह्मो समाज को आगे देखें हम, तो इसके बाद इसको 1843 में बेसिकली देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा टेक किया गया था, और 1866 में केशव चंद्र सेन ने फिर इसको कंटिन्यू किया था। जो देवेंद्रनाथ टैगोर थे बेसिकली वो ऐसा बिलीव नहीं करते थे कि वेदों को अनुलंघनीय हैं, वो ऐसा नहीं मानते थे। तो ये था। तो ब्रह्मो समाज का बेसिकली जो मेन जो एसेंस था वो बेसिकली मानवीय तार्किकता के ऊपर था। ठीक है, और बेसिकली इन्होंने जो जर्नल चीज़ें हैं कि जाति प्रथा का विरोध किया, चाइल्ड मैरिज का विरोध किया। ठीक है, और ओवरऑल जो महिलाओं का था, विधवा पुनर्विवाह और शिक्षा का इन्होंने सपोर्ट किया, ये सब चीज़ों का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद रेफरेंस टू रिवोल्ट ऑफ 1857 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 1857 के विद्रोह के बारे में पहला स्टेटमेंट है, ड्यूरिंग रिवोल्ट द बॉम्बे एंड मद्रास आर्मीज रिमेन्ड लॉयल टू द ब्रिटिश। Second, Malabar region in the south was one of the nerve center of the 1857 revolt. So we have to identify the correct statement. One only, two only, both one and two, neither one, not two. So सिर्फ statement A आपकी correct है। और क्यों करेक्ट है अभी देखते हैं। बेसिकली थोड़ा अगर आउटलाइन हम इसको जानें तो बेसिकली 1857 में आपका जो भारत में गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड कैनिंग थे, और वो एक एक्ट लेके आए थे, जर्नल सर्विस एंड
एनलिस्टमेंट एक्ट। इस एक्ट में क्या था कि जो बंगाल की सेना में भर्ती किए जाएंगे जवान, उनको बेसिकली ये वचन देना था कि आपको सेवा के लिए या सर्विस के लिए कहीं पे भी भेजा जा सकता है। अब कहीं पे भी का मतलब है कि समुद्र पार करना भी उसमें शामिल था। और हाँ, हमारी धार्मिक सभ्यता के अकॉर्डिंग समुद्र पार करना अच्छा नहीं माना जाता था, और फिर उसका जो समुद्र पार करता था उसको उसका बहिष्कार कर दिया जाता था। ठीक है, तो ये अ, दूसरे कारणों में से एक कारण था जो 1857 के विद्रोह का कारण बना। ठीक है, तो बट ये जो 1857 का विद्रोह था, ये बेसिकली इसका एरिया लिमिटेड था। बेसिकली ऐसा नहीं है, पूरे भारत में नहीं था ये बेसिकली आपका, अगर मैं बात करूं तो ये बेसिकली नॉर्दर्न साइड पे आपका एस्टेब्लिश था। तो बेसिकली ये इस एरिया में ज़्यादा प्रेवेलेंट था। जैसे इस एरिया में बेसिकली पश्चिमी बिहार, अवध, रुहेलखंड, दिल्ली और आपका चंबल और नर्मदा के बीच का क्षेत्र, ये सब एरिया था। तो और दूसरा, जैसे कि क्वेश्चन में दिया गया था कि बम्बई और मद्रास के सैनिक, तो उनका इनमें से इनको पता ही नहीं लगा बेसिकली, इनको इतना इन्फॉर्मेशन नहीं था। और दूसरे वहाँ पे वो बेसिकली निचली जाति के लोग थे, तो उनका ज़्यादा पार्टिसिपेशन नहीं था। तो ये इस रीजन में ही प्रेवेलेंट था। तो इसलिए ये क्वेश्चन इस तरह से हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। 49 क्वेश्चन बेसिकली करंट अफेयर से है। तो ऑल दो सॉल्ट सर्वे के बारे में भी एक सॉल्ट सर्वे हुआ है, तो देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू सॉल्ट प्रोडक्शन एंड कंजप्शन इन इंडिया। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, गुजरात इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सॉल्ट इन इंडिया। सेकंड है, तमिलनाडु हैज़ द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ हाउस होल्ड कंज्यूमिंग एडिक्वेटली आयोनाइज साल्ट। And third is India salt production and distribution monitored by Food Safety and Standard Authority of India. So we have to identify the not correct statement. One only, one and two only, one, two and three, two and three only. So not correct basically two and three है। आइए जानते हैं two and three क्यों not correct है। तो basically आपका इंडिया आयोडीन सर्वे 2018-19 लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? न्यूट्रिशन इंटरनेशनल के द्वारा। और इसने किसके साथ कोलैबोरेशन किया है? एम्स के साथ, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, और इंडियन कोलिशन फॉर कंट्रोल ऑफ आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर। तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट यू मस्ट नो। अब इसमें क्या किया गया है? इसमें बेसिकली घर पे जो हम लोग खाने बनाने के लिए सॉल्ट यूज़ करते हैं, उसके सैंपल यूज़ किए गए कि आयोडीन सॉल्ट की कितनी व्यापकता है पूरे भारत देश में। ठीक है, तो इसमें क्या पाया गया? अब इसमें पाया गया कि 76.3 जो इंडियन हाउस होल्ड हैं, इंडियन घर हैं, उनमें एडिक्वेटली आयोडाइज साल्ट का यूज़ किया जा रहा है। अब बात आती है एडिक्वेटली आयोडाइज साल्ट किसे कह रहे हैं? एडिक्वेटली आयोडाइज सॉल्ट हम उसे कह रहे हैं जिसमें बेसिकली इसमें कम से कम 15 पार्ट्स पर मिलियन ऑफ आयोडीन हो। अब इसमें बेसिकली जो हम अगर भारत में देखें कि लार्जेस्ट आयोडीन सॉल्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन से हैं, तो सबसे 3 स्टेट हमारे बहुत मेजर हैं, जिसमें गुजरात पहले स्थान पे 71%, उसके बाद राजस्थान आता है 17%, और फिर तमिलनाडु आता है 11% के साथ। ठीक है, और बाकी 1% रेस्ट ऑफ द इंडिया में प्रोड्यूस किया जाता है। अब इसमें से जो वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट है तमिलनाडु, हालांकि 11% सॉल्ट प्रोड्यूस करता है, बट तमिलनाडु का परफॉर्मेंस आयोडीन के में सबसे खराब रहा है। देखिए, आप यहाँ देख सकते हैं, द 5 वर्स्ट परफॉर्मेंस स्टेट्स पर तमिलनाडु में बेसिकली सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्यों में टॉप पे रहा है। ठीक है, और वहीं दूसरी तरफ जम्मू एंड कश्मीर, जो पहले उस टाइम राज्य था, अब एक यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, और जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी में विधानसभा के साथ एक यूनियन टेरिटरी है। ऐसी हमारी इसके जम्मू कश्मीर के अलावा 2 और हैं, दिल्ली और पुडुचेरी। ठीक है, तो जम्मू एंड कश्मीर का परफॉर्मेंस सबसे अच्छा रहा है, जिसमें 99.80% कवरेज है। इसके बाद जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है उनका स्थान है। और तो ये बेसिकली इस सर्वे के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट बातें। और जैसे कि क्वेश्चन में दिया था, याद है, FSSAI इसका नोडल बेसिकली है, तो ऐसा नहीं है, नोडल ऑफिस नहीं है इसका। नोडल ऑफिस सॉल्ट कमिश्नर ऑर्गेनाइजेशन है। ये बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर काम करता है एज अ नोडल एजेंसी। So 40th question है, which of the following statement is not correct regarding Maharaja Ranjit Singh and his administration in Punjab? पहला है, his religious policy was
conservative in nature. Second है, his army was not confined to the Sikhs but also included person from other parts of the country. Third statement, he set up modern foundries to manufacture cannon at Lahore. Fourth, he continued the system of land revenue promulgated earlier by the Mughal. So we have to identify the not correct. So पहली स्टेटमेंट ही नॉट करेक्ट है, बाकी सब स्टेटमेंट सही है. तो एक थोड़ा और डिस्कस करते हैं आपका बेसिकली महाराजा रंजीत सिंह को. तो महाराजा रंजीत सिंह बेसिक का कार्यकाल बेसिकली 18वीं शताब्दी के अंत तक इनका कार्यकाल रहा था, और ये बेसिकली पंजाब उस टाइम मिसलों में डिवाइडेड था. तो ये बेसिकली किसके प्रधान थे? सूकर चकिया मिसल के प्रधान थे बेसिकली, और ये बहुत ही वीर साहसी और चतुर राजा थे बेसिकली. ठीक है, और अपनी चतुराई से इन्होंने फिर लाहौर को 1799 में अपने राज्य में लाया, उसके बाद अमृतसर को 1802 में. ठीक है, और जो सतलुज के पश्चिम में जितने भी सिख राज्य थे उनको उन राज्यों को इन्होंने अपने राज्य में मिला लिया था. बाद में इन्होंने कश्मीर, पेशावर और मुल्तान को भी अपने राज्य में जीत लिया था. ठीक है, और अगर मैं बात करूं लैंड रिवेन्यू या राजस्व कैसे किसके बेसिस पे कलेक्ट करते थे, तो ये बेसिकली 50% ऑफ ग्रॉस प्रोड्यूस जो होता था उसके बेसिस पे लैंड रिवेन्यू कलेक्ट करते थे. और इन्होंने जो मुगलों की प्रथा चली आ रही थी लैंड रिवेन्यू की, उसी को कंटिन्यू किया था. और इनकी आर्मी बेसिकली एशिया में बेसिकली सेकंड बेस्ट आर्मी मानी जाती थी. पहली बेस्ट आर्मी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, और सेकंड इनकी आर्मी मानी जाती थी उस समय. और इनकी आर्मी यूरोपियन तर्ज पर बनाई गई थी. और जैसा कि हमने क्वेश्चन में डिस्कस किया कि सिर्फ सिख नहीं थे इसमें गोरखा, बिहारी, ओरियार और बाकी धर्मों से भी या बाकी समुदायों से भी लोग थे. ठीक है, और इन्होंने बेसिकली तोप बनाने के लिए मॉडर्न कारखानों की लाहौर में स्थापना की थी, और वहाँ पे बेसिकली मुस्लिम इन्होंने तोपची को रखा था. ठीक है, और जैसे ये तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, सेकंड बेस्ट आर्मी इन एशिया. ठीक है, फर्स्ट बेस्ट आर्मी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी. और ये बेसिकली रूढ़ीवादी नहीं से, ये बहुत ही उदार थे अपने धार्मिक विचारों में. ठीक है, ये हम इससे जान सकते हैं कि इनके दरबार में बहुत ही प्रसिद्ध विद्वान लोग थे, जैसे फ़कीर अजुद्दीन इनके दरबार में थे. वाइल इनके जो वित्त मंत्री थे वो एक हिंदू थे जिनका नाम दीवान दीनानाथ था. ठीक है, तो ये सब बातें आप ध्यान में रख सकते हैं. सो आज के लिए इतना ही है. धन्यवाद. जय हिंद.